तो बच्चों आज हम बात करने वाले एक न्यू चैप्टर की जिसका नाम है उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस। यानी कैटालिसिस है क्या? उत्प्रेरण और उत्प्रेरक दो शब्द हैं। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले उत्प्रेरण व उत्प्रेरक। इन दोनों शब्दों को ध्यान से समझिएगा, उत्प्रेरण और उत्प्रेरक को। मैं एक रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाता हूं, फिर आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। KClO3 इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। के को बोला पोटेशियम और ClO3 को बोलते हैं क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को अब हम क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज Mn को क्या बोला, मैग्नीज, यहाँ 2 को क्या बोल रहे हैं, डाई, और O को बोलेंगे ऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हमने इसको तोड़ा तो ये टूट गया KCl और O2 में। यानी K क्या है, पोटेशियम, और Cl क्या है, क्लोराइड, और O2 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। साथ में ये आपका MnO2 जैसे लिया था वैसे ही निकल गया। यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है जैसे लिया था वैसे ही निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए KClO3 को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। बैलेंस हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है आपको इस पूरे समीकरण को, उत्प्रेरण और उत्प्रेरक को समझाना। देखिए KClO3 पोटेशियम क्लोराइड टूट रहा है KCl और ऑक्सीजन में, यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अब तोड़ने में मदद कौन कर रहा है, KClO3 की, MnO2। अब MnO2 आपने शुरुआत में जैसे लिया था, अंत में आपको वैसे ही मिल गया। यानी ये जो है ये किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक जैसा लिया था वैसा ही काम कर रहा है। ठीक है। तो ये जो पूरी क्रिया है, ये जो पूरी क्रिया है ये कहलाती है उत्प्रेरण। क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। और जो पदार्थ हम अब क्रिया में ले रहे हैं वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। यानी ये जो पूरी क्रिया हो रही है ये कहला रही उत्प्रेरण। और MnO2 जो शुरुआत में लिया था अंत में वैसे ही मिल गया, ये किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरण और उत्प्रेरक में ये फर्क है। अब डिफिनीशन क्या होगी, यदि किसी पदार्थ में यदि किसी पदार्थ की उपस्थिति से यदि किसी रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी कोई पदार्थ उपस्थित है उसके रासायनिक अपक्रिया की दर क्या है, बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ जाती है, परंतु पदार्थ स्वयं अपक्रिया के अंत में क्या है, अपक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहे। यानी स्वयं पदार्थ जो है वो रासायनिक अपक्रिया के शुरुआत अंत में क्या रहे, अंत में आपके क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, बदले ना, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। और जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है ये जो पूरी क्रिया हो रही है, ठीक है, ये कहलाती है उत्प्रेरण, और जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब उत्प्रेरण के 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण। बहुत ध्यान समझिएगा, आप अगर इसकी डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ध्यान से इसे देखना पड़ेगा। अब समांगी उत्प्रेरण क्या है, ध्यान दीजिए। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बहुत अच्छा, SO2 प्लस O2। S क्या है, सल्फर डाई, O को क्या बोला, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और O2 क्या है, ऑक्सीजन। और मैंने यहाँ यूज कर लिया NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए आपको समझने के लिए बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब आपको जाके समझ में आएगा। अब जब SO2 और O2 मिलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो बन जाता है SO3, सल्फर, 3 को बोला ट्राई, और O को बोला ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और NO शुरुआत में जैसे लिया था नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे ही निकल गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर NO क्या है, उत्प्रेरक, और ये क्या है, इतना भाग अभिकारक। तीर के इधर जो होता है अभिकारक होता है, और तीर के इधर ये भाग जो है वो क्या है, उत्पाद, और ये क्या है, उत्प्रेरक।
NO जैसे लिया था अंत में आपको वैसे ही मिल गया। अब ध्यान दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और ये अभिकारक दोनों ही क्या है? अभिकारक देखिए क्या है? गैस है। उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है? गैस है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? गैस है। तो ध्यान दीजिएगा, अब कैसे हम डिफिनीशन बनाएंगे। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, यानी ये भी गैस है अभिकारक और उत्प्रेरक भी गैस है, तो इनकी भौतिक अवस्थाएं जब समान हो तो ये कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। तो यहाँ पर अभिकारक में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस है, और जो उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड वो भी क्या है? गैस है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं जब समान होती हैं तो वो कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब विसमांगी का उदाहरण देखिए। विसमांगी उत्प्रेरण। देखिए, विसमांगी में अगर हम बात कर लें तो विसमांगी का एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे मान लीजिए विसमांगी का उदाहरण है आपके सामने, ये H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, और यहाँ हम ले लेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनम जैसे ही लेंगे बन जाएगा यहाँ पर H2O, क्या बन गया? जल। क्या बन गया? जल बन गया। और प्लेटिनम शुरुआत में जैसे लिया था आपको वैसे ही मिल गया। अब आपको भी पता है कि ये भाग जो है ये क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्प्रेरक है। तो बहुत ही महीन लिख देते हैं यहाँ पर, आप समझिएगा, अभिकारक और उत्प्रेरक। ठीक है, मन लगा के अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। वन शॉट में पूरा उत्प्रेरक आज उत्प्रेरण हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप देखोगे सही से तो आपको 101% कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए, अभिकारक में हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। मगर प्लेटिनम एक ठोस है, सॉलिड है। अब देखिए, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? जब अलग अलग हो, भिन्न हो, तो वो कहलाता है विसमांगी उत्प्रेरण। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस हैं, अभिकारक क्या है? गैस हैं, और उत्प्रेरक क्या है? ठोस है, सॉलिड है। इसका मतलब ये कैसे उत्प्रेरण होंगे? विसमांगी उत्प्रेरण कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्व उत्प्रेरण की। देखिए, स्व उत्प्रेरण को देखिए, आप अगर रिएक्शन समझ जाते हैं डिफिनीशन अपने आप बना ले जाएंगे। देखिए, स्व उत्प्रेरण में क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 COO C2H5। तो C2H5 क्या है? एथिल। और CH3 COO यानी COO क्या है? एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, तोड़ दिया तो जाहिर सी बात है जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये एस्टिक अम्ल, विनेगर यानी एस्टिक अम्ल, और एथिल अल्कोहल में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, स्व उत्प्रेरण का मतलब है, इधर हमने आपको बताया था ये होते हैं अभिकारक, और तीर के इधर ये क्या होते हैं? उत्पाद। अब शुरुआत में क्या था कि एथिल एसीटेट जल क्या कर रहा था? इसको तोड़ रहा था। किस में तोड़ रहा था? एस्टिक अम्ल में और एथिल अल्कोहल में। ठीक है, एथिल अल्कोहल में शुरुआत में एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल धीमे धीमे बन रहा था। जैसे जैसे एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे एथिल एसीटेट टूटने जल्दी जल्दी लगा। यानी यहाँ एसिटिक अम्ल किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। शुरुआत में एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल धीमे धीमे बन रहा था। जैसे जैसे एसिटिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती गई वैसे वैसे जल एथिल एसीटेट जल्दी जल्दी टूट कर एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल जल्दी जल्दी बनाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस्टिक अम्ल है वो किसका काम करने लगा? स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगा। तो क्या लिखेंगे? जब किसी रासायनिक अपक्रिया
बना कोई उत्पाद, रासायनिक अपक्रिया में बना कोई उत्पाद है, स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो समझ जाइए वो क्या है, स्व उत्प्रेरण है ना। ये तो बताया शुरुआत में एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल धीमे धीमे बन रहा था, जब बाद में ये तेजी ज़्यादा बन गया तो ये स्वयं उत्प्रेरक का काम कर रहा है और इसको जल्दी जल्दी तोड़ रहा है एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल में। तो यहाँ एस्टिक अम्ल उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा है टॉपिक वर्धक। क्या है? वर्धक, मोटिवेटर। जैसे होता है ना कि हम लोग कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज में क्या होता है कि जैसे आपको छुट्टी लेनी हो तो अपने फ्रेंड को पीछे से क्या करते हैं, आप उसको हाथ लगाते हैं, भाई तुम छुट्टी मांगो, चल के हम नहीं मांगेंगे। तो आपको छुट्टी चाहिए, आप पूरी क्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, मगर पीछे आपके क्या, अपने फ्रेंड को क्या कर रहे हैं, पीछे से उसको कह रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या है, वर्धक है, और फ्रेंड क्या है, उत्प्रेरक है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। नाइट्रोजन, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर साथ में ये तीर बन गया, आयरन और मॉलिब्डेनम, और आपका 200 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप। इतना कंडीशन जब आप लोगे तब आपको क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 2 3 6 होगा, यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6। अब क्या है यहाँ पर शुरुआत देखिए, आयरन किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का, और मॉलिब्डेनम किसका काम करेगा, वर्धक का। यानी मॉलिब्डेनम क्या करेगा, उत्प्रेरक को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, पीछे से प्रेरित करेगा। क्या करने के लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। यानी मॉलिब्डेनम इसको मोटिवेट कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। इसलिए मॉलिब्डेनम क्या है, मोटिवेटर है यानी वर्धक है, और Fe क्या है, उत्प्रेरक है। तो क्या लिखोगे, वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं, किंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं। देखिए उत्प्रेरक का काम नहीं कर रहा है स्वयं, इसको क्या कर रहा है, इसकी सक्रियता को बढ़ा रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाने के लिए, परंतु स्वयं क्या है, उत्प्रेरक का काम नहीं कर रहा है। ये कहलाता है वर्धक। अब इसी जगह पे एक टॉपिक आ जाता है, उत्प्रेरक विष। इसी जगह पे एक है कि उसको मोटिवेट कर रहा है, एक है कि उसको फंसा रहा है कि तुम छुट्टी मांगो, तुम मांगो तो प्रिंसिपल साहब तुमको पीट दें। तो यहाँ पर देखिए दोनों का खेल, ये है नाइट्रोजन, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और ये है हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये आयरन है और ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या का काम करेगा, उत्प्रेरक विष। और आयरन किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का। क्या बनाने के लिए, अमोनिया। अब ध्यान रखिए, आयरन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, परंतु ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, ये आयरन को रोक रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाने के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आयरन तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिल रहा है और अमोनिया बना रहा है, परंतु पीछे से इसको घसीट रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ना मिले, अमोनिया ना बने। इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण की। ध्यान से देखिएगा, देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपके जितने भी नीट हैं, पेट है, इनके एग्ज़ाम में आपके बहुत IIT में भी काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप कर दिए जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लिया, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लिया। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ दिया किसमें,
किसमें तोड़ दिया? जल और ऑक्सीजन में, जल और ऑक्सीजन में। अब शुरुआत में क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड आसानी से टूट रहा था, यहाँ 2 लगा लेते हैं और यहाँ भी 2 लगा लेते हैं। शुरुआत में क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड जल और ऑक्सीजन में आसानी से टूट रहा था, परंतु जैसे ही इसमें ग्लिसरीन डाल दी, ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, ग्लिसरीन डाला, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की गति को क्या कम कर दिया इसने, जल और ऑक्सीजन में तोड़ने की जो गति थी उसको क्या कर दिया इसने, मंद कर दिया। इसलिए ऋणात्मक उत्प्रेरण को हम एक भाषा और है उसे कहते हैं संदमन। क्या कहते हैं? संदमन, किसी चीज़ की गति को धीमा कर देना। ठीक है, तो ग्लिसरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड की गति को, जल और ऑक्सीजन में टूटने की गति को क्या किया, धीमा कर दिया। अब ग्लिसरीन का फार्मूला देख लीजिए, CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। ये जो है ये कहेगा ग्लिसरॉल या कह लीजिए ग्लिसरीन कह लीजिए, इसका फार्मूला है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्प्रेरक विष भी आपने समझा। अब आगे अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण देखिए एक ही वीडियो में हम पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एंजाइम उत्प्रेरण क्या है? देखिए एंजाइम उत्प्रेरण जो क्रिया विधि है इसको एक प्रकार से ताला कुंजी परिकल्पना भी कहते हैं, आपके बायोलॉजी में भी है, और इसे एमिल फिशर ने सबसे पहले दिया था। यहाँ पर एंजाइम जो है वो किसका काम करेगा, वो एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से देखिए कि ये आपका एंजाइम है, ये आपका क्या है, एंजाइम। ठीक है, ये आपका हो गया एंजाइम, और यहाँ पे ध्यान दीजिए और ये क्या हो गया, ये हो गया अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया? आपका अभिकारक हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया अभिकारक, सॉरी ये बनना चाहिए इस तरह, थोड़ा सा। ठीक है, अभिकारक, यहाँ से ये लाइन हो तो ज़्यादा बेटर, इतना नहीं है। ठीक है, अभिकारक, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अभिकारक। जब एंजाइम और अभिकारक आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं आपका एंजाइम। अभी ध्यान से देखिएगा सब समझ में आएगा। अभिकारक संकुल एक हाइब्रिड टाइप का संरचना बना लेते हैं। ये जो जितना भाग है ये क्या है आपका, ये है आपका अभिकारक, और ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, अब आगे चल के क्या होगा, एंजाइम इस जो अभिकारक को किस में बदल देगा, ये बदल देगा आपका उत्पाद में। किस में बदल देगा? उत्पाद में बदल देगा। यानी सबस्ट्रेट को, जो हम अभिकारक उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, उसको S को किस में बदल देगा, P में, प्रोडक्ट में। और एंजाइम शुरुआत में जैसे था वैसे ही है। ठीक है, शुरुआत में जैसे लिया गया था बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ देखोगे एंजाइम अभिकारक के साथ मिला और एंजाइम अभिकारक संकुल बनाया, और अंत में एंजाइम अभिकारक संकुल ने क्या किया, एंजाइम अलग हो गया और इस अभिकारक को क्या किया, उत्पाद में, प्रोडक्ट में बदल दिया। ठीक है, तो ये जो कल्पना है ये आपकी ताला कुंजी परिकल्पना यानी एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि है। इसमें एंजाइम लिया, सबस्ट्रेट लिया, और आपने क्या बनाया, यहाँ पर, यहाँ सिंगल रहेगा, यहाँ पे क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि एंजाइम जो है अभिकारक के साथ मिला और अंत में क्या हुआ, एंजाइम अलग हो गया और अभिकारक को किसमें परिवर्तित कर दिया, उत्पाद में। तो इस वीडियो में उत्प्रेरण के चैप्टर में इतना ही बहुत काफ़ी है, और इससे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिए जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकें।
तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोलाइडल विलयन रहेगा, उसको भी हम वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दिया करिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।